हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो देखिए पिछली क्लास में हम इवेंट्स पर हम डिस्कस कर रहे थे और देखिए डिफरेंट टाइप की इवेंट्स हमने देखी थी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने बात की थी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट असंभव घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। सर्टेन इवेंट निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए 1 होती है। और देखिए सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट का मतलब जिसमें सैंपल स्पेस का एक पॉइंट होता है, ओनली 1 पॉइंट। और कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद देखिए हमने डिस्कस की थी एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, अपवर्ती घटनाओं की। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए एक डाइस हम थ्रो करें तो ओड नंबर आने की इवेंट और इवन नंबर आने की जो इवेंट है, दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, देखिए एक एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। और देखिए यहाँ पर उसके बाद हमने एग्जॉस्टिव इवेंट्स की हमने बात की थी, निशेष घटनाएं। तो देखिए ये इवेंट्स किस तरह से होती है, कुछ इवेंट्स हमें दे रखी है तो उन सभी का अगर हम यूनियन ले लेते हैं और सैंपल स्पेस हमें मिल जाता है तो हम उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसी इवेंट्स होती है जिनका यूनियन किसके इक्वल होता है, सैंपल स्पेस के इक्वल। उसके बाद देखिए डिपेंडेंट इवेंट, आश्रित घटनाएं। तो देखिए डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है, जो इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड करे, ठीक है। और यहाँ पर इनडिपेंडेंट का मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे न पड़े। तो ऐसी इवेंट्स क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती है। तो देखिए पिछली क्लासेज में हमने इन पे काफी डिटेल में डिस्कस की है। अब देखिए यहाँ पर हम इनके अलावा यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, देखिए इक्वी लाइकली इवेंट्स। तो देखिए इक्विली लाइकली इवेंट्स होती क्या है, यहाँ पर समप्रायिक घटना है। तो यहाँ पर देखिए इस पे भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। और देखिए यहाँ पर इस वर्ड से ही देखिए यहाँ पर क्लियर है कि इक्विली लाइकली इवेंट्स होती क्या है। तो देखिए कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। तो ऐसी इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, इक्विली लाइकली इवेंट्स। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, लिखिए आप इसकी डेफिनेशन। वे घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं समान होती है क्या कहलाती है, समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। समप्रायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वल है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जांपल एक डाइस हम थ्रो कर रहे हैं और डाइस पे देखिए इवन नंबर आना और ओड नंबर आना, ये दोनों इवेंट क्या है, यहाँ पर इक्वली लाइकली है। क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। एक एग्जाम्पल हम इसे लिख लेते हैं, लिखें आप। एक पासा उछालने पर सम संख्या इवन नंबर आने की घटना तथा ओड नंबर और ये दोनों इवेंट क्या है, देखिए दोनों इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली है, समप्रायिक है। क्योंकि सम संख्या आने की घटना की जो भी प्रायिकता होगी वो होगी 3/6 और ये भी हो जाएगी 3/6। समप्रायिक घटनाएं हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती है, कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। और देखिए इक्वली लाइकली रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, इवेंट्स भी हो सकती है जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो वो सब क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, समप्रायिक घटनाएं हैं।
अब देखिए जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक तो बाइस्ड और एक अनबाइस्ड कॉइन की भी बात की जाती है। कभी कभी देखिए बाइस्ड डाइस की भी हम बात करते हैं और अनबाइस्ड डाइस की भी हम बात करते हैं। तो देखिए बाइस्ड और अनबाइस्ड में डिफरेंस क्या है। तो देखिए इनका मीनिंग हमें यहाँ पर समझना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पर देखिए इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, एक कोइन बाइस्ड है या फिर अनबाइस्ड है, वो उछाला जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसमें देखते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह के जब शब्द यूज में आते हैं तो देखिए उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे देखिए अनबाइस्ड, और देखिए अनबाइस्ड कॉइन कहें या फिर आप फेयर कॉइन कहें, एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं। अनबाइस्ड कॉइन को हम कहते हैं अनभिन्नत सिक्का, और फेयर का मतलब जो वास्तविक सिक्का है, एक ही बात है। फेयर कॉइन का मतलब देखिए एक रियल कॉइन, फेयर कॉइन का मतलब ये नहीं कि देखिए जैसे गोरा कॉइन हो या फिर हैंडसम कॉइन हो, ऐसा नहीं है। फेयर कॉइन का मतलब देखिए जो एक रियल कॉइन है, जो एक वास्तविक सिक्का है, और एक अनबाइस्ड कॉइन भी हम इसे कह सकते हैं। और देखिए जो बाइस्ड कॉइन होता है देखिए वह रियल कॉइन से हटके होता है, यानी उसमें कहते हैं थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, घपला कर देते हैं, है ना। उस कॉइन में देखिए कुछ इस तरह से बनाते हैं कि वो रियल कॉइन से क्या हो, थोड़ा सा हटके हो। तो यहाँ पर देखिए इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस पे देखिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, बाइस्ड कॉइन की। देखिए बाइस्ड कॉइन, और बाइस्ड कॉइन को हम अनफेयर कॉइन भी कह सकते हैं। अनफेयर कॉइन, और इसे कहते हैं हम अभिन्नत सिक्का। तो देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों को हमें यहां पर समझना है। तो देखिए यहां पर जो बाइस्ड कॉइन होता है और एक होता है देखिए अनबाइस्ड, एक मिनट थोड़ा सा हम स्पेस मैनेज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए अनबाइस्ड कॉइन की। तो यहां पर जब अनबाइस्ड कॉइन की बात आती है तो देखिए अनबाइस्ड कॉइन का मतलब बिल्कुल एक रियल कॉइन, एक वास्तविक सिक्का। और देखिए जब रियल कॉइन की हम बात करते हैं तो रियल कॉइन में देखिए एक हेड होता है और एक टेल होता है, और देखिए हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो जो एक वास्तविक सिक्का होता है उसके एक तरफ हेड माना जाता है, दूसरी तरफ टेल माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों क्या होती है, देखिए 1/2 होती है। और देखिए यहाँ पर ये जो फेयर कॉइन है इसको देखिए हम हिंदी में न्याय सिक्का भी कहते हैं, यही तो न्याय करेगा। क्या कहेंगे, न्याय सिक्का। तो देखिए ये न्याय कौन करेगा, जो फेयर होगा, है ना, जो कहते हैं ना पार्शियलिटी नहीं करेगा, और जो पार्शियलिटी नहीं करेगा करेगा वही तो क्या है, वही तो फेयर है, और बाकी तो अनफेयर है। तो यहाँ पर देखिए आप शुद्ध सिक्का कहें, न्याय सिक्का कहें या अनभिन्नत सिक्का कहें, एक ही बात है। इसे इंग्लिश में हम अनबाइस्ड और फेयर कॉइन हम कहते हैं। तो देखिए अनबाइस्ड और फेयर कॉइन की जब भी बात आती है तो वो होता है देखिए रियल कॉइन, वास्तविक सिक्का। जब भी हम गेम खेलते हैं तो देखिए हम बिल्कुल फेयर कॉइन का हम यूज करते हैं, ताकि वो किसी के साथ पार्शियलिटी न करे, चीटिंग न करे। तो ये रियल कॉइन है, ये बिल्कुल बराबर न्याय करेगा, है ना, दो पक्षी के साथ कोई पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, है ना, पार्शियलिटी नहीं करेगा। तो ऐसा सिक्का होता है देखिए अनबाइस्ड या फिर फेयर। और देखिए जब बाइस्ड कॉइन की बात आती है तो यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा करप्शन हो जाता है। यहाँ पर देखिए हम सिक्के में घपला कर देते हैं,
जैसे मैजिक कॉइन हम कह सकते हैं, जादुई सिक्का। इसके अलावा देखिए आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें जय और वीरू, तो वहां पर देखिए अमिताभ बच्चन ने जो सिक्के का यूज किया था वो क्या था, देखिए बाइस्ड कॉइन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे शोले फिल्म का सिक्का। तो देखिए शोले मूवी की अगर हम बात करें तो शोले मूवी का जो कॉइन था देखिए वो क्या था, देखिए बाइस्ड। उसके दोनों तरफ क्या था, देखिए जब गब्बर सिंह मारने आता है, उसके डाकू आते हैं, तो अमिताभ बच्चन एक कॉइन टॉस करता है, तो दोनों तरफ क्या होता है, हेड। तो दोस्ती के खातिर वो अपनी जान दे देता है। तो इस तरह का कॉइन क्या होता है, उसने घपला किया था उस कॉइन में, दोनों तरफ हेड कर दिया था, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, वहां पर 1 थी। तो ऐसा जो कॉइन होता है उसे हम कहते हैं बाइस्ड, यानी जो वास्तविकता से हटके हो, यानी रियल कॉइन नहीं हो, अनफेयर हम उसे कह सकते हैं। जो पक्षपात करे, पार्शलिटी करे, चीटिंग करे, तो ऐसा कॉइन क्या हो जाता है, बाइस्ड कॉइन हो जाता है। अब देखिए मैथमेटिक्स में बाइस्ड कॉइन का किस तरह से हम यूज करते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर देखिए जो हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी है एक रियल कॉइन से हटके होती है। जैसे एक सिक्का उछाला जाता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75%, 3/4, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर वो है अनबाइस्ड कॉइन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, देखिए बाइस्ड कॉइन। तो यहां पर देखिए जो रियल नहीं है ना, अनफेयर, इसका जस्ट अपोजिट। और यहां पर देखिए इसमें देखिए एक मैजिक कॉइन भी आ सकता है ना, जादुई सिक्का, हमेशा हेड आएगा, है ना, तो उसे हम मैजिक कॉइन कह सकते हैं। और एक खोटा सिक्का, है ना, जिसपे हेड दोनों तरफ हो, या फिर कुल मिला के हमें यही पता ना चले कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, तो कुल मिला के सस्पेंस वाली स्थिति, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैजिक कॉइन हो गया, है ना, शोले फिल्म का सिक्का हो गया, शोले फिल्म का सिक्का जो अमिताभ बच्चन ने उछाला था, है ना, दोस्ती के खातिर जान दे दी थी उसने, है ना। ऐसा यहाँ पर देखिए इस तरह से उसने क्या है, सिक्के में घपला किया था। और जहां भी देखिए सिक्के में घपला कर दिया जाता है ना, थोड़ा सा करप्शन कर दिया जाता है, तो वहां पर वो सिक्का क्या कहलाता है, बाइस्ड। और भी देख सकते हैं, जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। तो इस तरह का केस अगर होता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, बाइस्ड कॉइन कहते हैं, अनफेयर कॉइन कहते हैं। तो देखिए बाइस्ड कॉइन क्या होता है, अनबाइस्ड कॉइन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। छोटा सा इसमें डिफरेंस है कि ये रियल होता है और ये रियल कॉइन नहीं होता, यानी वास्तविकता से हटकर ये कोई पार्शलिटी नहीं करता और ये पार्शलिटी करता है। यानी हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती है। जब भी हम गेम खेलते हैं तो हम अनबाइस्ड कॉइन का यूज करते हैं। क्रिकेट मैच होते हैं, सबसे पहले कॉइन उछाला जाता है, हेड आया तो इंडिया खेलेगी, टेल आया तो पाकिस्तान खेलेगी, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। दो टीम के बीच में इस तरह से कॉइन, है ना, टॉस किया जाता है। लेकिन वहां जो कॉइन होता है वो होता है बिल्कुल फेयर कॉइन, एक न्याय सिक्का होता है जो किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करता है। लेकिन यहाँ इस तरह का जब सिक्का होता है तो देखिए वहां पर दोनों तरफ हम हेड कर सकते हैं, दोनों तरफ टेल कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं, उसका जो आकार है उसकी संरचना हम इस तरह से बना सकते हैं कि हेड वाली साइड 3/4 यानी 75% तो हेड वाली साइड आए और 25% क्या है, देखिए टेल वाली साइड आए। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी में हम इस तरह से फेरबदल कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो वास्तविकता से जो हटके है वो क्या है, देखिए बाइस्ड। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रोबेबिलिटी में कुछ स्पेशल नोटेशन होते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं। और देखिए नोटेशन का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन की हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए जो मैथमेटिक्स है वो शब्दों में नहीं संकेतों में पढ़ी जाती है। और देखिए जो मैथमेटिक्स में हम संकेत यूज करते हैं, जो नोटेशन हम यूज करते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। हालांकि बहुत बेसिक सी बातें हैं देखिए ये, लेकिन क्या है देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो देखिए उसे बेसिक से ही पढ़ना चाहिए। चलिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बहुत ही आसान बात बताऊंगा। देखिए अगर इस तरह का कोई सिंबल आपको दिखेगा तो वो किसे डिनोट करता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ये डिनोट करेगा देखिए घटना ए की प्रायिकता को, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता।
चलिए, और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, देखिए यहाँ पर ए बार हम कह सकते हैं, यहाँ फिर ए डैश से भी हम डिनोट करते हैं। कभी कभी देखिए इसको हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं, और बहुत सी बार देखिए इसको हम ए नोट से भी डिनोट करते हैं। बहुत सी बुक में देखिए इस तरह से भी, है ना, लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे कि घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि घटना ए घटित होती है और ना ही घटना बी घटित होती है, यानी दोनों के घटित न होने की प्रायिकता, और या फिर घटना ए या घटना बी, या फिर घटना ए और घटना बी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी, यहाँ पर देखिए सिंबल का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, देखिए जहां पर यूनियन होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, देखिए और या, और यहां पर देखिए जहां यूनियन होता है वहां पर हम प्लस का भी यूज करते हैं, प्लस साइन का भी हम यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिए प्लस का यूज क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड और यहाँ जब भी इंटरसेक्शन की बात आती है तो हम इनटू, यानी हम मल्टीप्लिकेशन साइन का हम यूज करते हैं। अब देखिए यूनियन में प्लस का और इंटरसेक्शन में इनटू का यूज हम क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर एक काउंटिंग थ्योरी होती है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ए है और एक क्वेश्चन बी है। देखिए क्वेश्चन ए को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, A1 A2 A3, और क्वेश्चन बी को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, B1 B2। यानी क्वेश्चन ए यहाँ पर कितने तरीकों से सोल्व हो सकता है, 3 तरीकों से, और क्वेश्चन बी कितने तरीकों से सोल्व हो सकता है, 2 तरीकों से। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन ए या बी सोल्व करना है, हमें या तो ये सोल्व करना है या वो सोल्व करना है, तो इसके कितने तरीके होंगे। और देखिए क्वेश्चन ए एंड बी, तो देखिए यहाँ दोनों में डिफरेंस है, ए और बी को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, ए एंड बी को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है या, और यहाँ क्या होता है एंड का मतलब और। तो देखिए ए या बी हल हो जाए, ए या बी सोल्व हो जाए, तो देखिए ए सोल्व कब होगा। एक तरीका तो देखिए या तो हम A1 वाला मेथड यूज करें, या फिर A2 यूज करें, या फिर A3, या फिर A4, या फिर A4 तो नहीं है ना। हम इन 3 में से किसी भी एक मेथड का यूज करेंगे तो A सोल्व हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए B1 B2 का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन B सोल्व हो जाएगा। तो हमें A और B, हमें A या B को हल करना है, तो हमें कितने तरीके यहाँ पर मिलेंगे, केवल 5 तरीके, है ना। सोल्व करने के केवल 5 मेथड हमें मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें ए एंड बी का मतलब होता है बोथ, इन दोनों को हमें सोल्व करना है। ए और बी दोनों सोल्व होने चाहिए, और दोनों सोल्व कब होंगे, जब एक मेथड तो इधर से लिया जाएगा और दूसरा मेथड उधर से लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ कितने तरीके होंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए हम A1 B1 का यूज कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन को तो A1 मेथड से और उस वाले क्वेश्चन को B1 मेथड से। और देखिए A1 B1 के साथ हम क्या कर सकते हैं, A1 B2 का भी तो यूज कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस वाले मेथड से भी तो सोल्व हो सकता है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, दैट इज A एंड B, इसकी बात मैं कर रहा हूँ।
दोनों क्वेश्चन सोल्व हो, इसका मतलब क्वेश्चन ए सोल्व हो जाए एंड क्वेश्चन बी भी सोल्व हो जाए, तो उसके कितने यहाँ पर देखिए मेथड होंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 B1 A1 B2 और यहाँ पर देखिए इसको तो A2 से कर दिया और इसको किससे कर दिया, B1 से सोल्व कर दिया, और इधर A2 लिया, इधर भी हमने इधर कौन सा ले लिया, B2। और इसके अलावा देखिए A3 के साथ B1 आ सकता है, A3 के साथ B2 आ सकता है। ये 6 मेथड हैं A और B को सोल्व करने के। तो देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो जाएं तो उसके लिए 6 तरीके हैं, 6 कंडीशंस हैं, और इनमें से किसी एक कंडीशन का यूज करके हम दोनों सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन A एंड क्वेश्चन B। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनको मैथमेटिकली देखें तो देखिए A या B को हल करने के कितने तरीके हैं, इन्हें आप काउंट कीजिए। तो ये थे कितने, 6 तरीके, 5 तरीके। तो हम कह सकते हैं 3 + 2 कितना होता है, ये 3 मेथड इधर थे, 2 मेथड उधर थे। ए या बी को सोल्व करने के केवल 5 तरीके हैं। और अगर हम बात करें ए एंड बी, ए और बी दोनों सोल्व हो जाएं तो उसके कितने तरीके थे, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 × 2। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए हम केसेस नहीं निकालेंगे। इसको सोल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। इसको सोल्व करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। अगर दोनों सोल्व हो जाएं तो कितने तरीके होंगे, 3 × 2। तो जहां पर एंड वाली बात आती है हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जहां पर ये वाली बात आती है और या वाली बात, तो वहां पर हम प्लस कर देते हैं। एक क्वेश्चन को 10 तरीकों से सोल्व किया जाता है और दूसरे क्वेश्चन को 15 तरीकों से सोल्व किया जा सकता है। तो ए या बी को कितने तरीकों से सोल्व किया जाएगा, 25 तरीकों से। ए और बी को कितने तरीकों से सोल्व किया जाएगा, तो वो हो जाएंगे देखिए 150, 150 तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं। और यही है देखिए फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत हम इसी को कहते हैं। किसी क्वेश्चन को 5 तरीकों से सोल्व किया जाए और दूसरे क्वेश्चन को 10 तरीकों से सोल्व किया जाए, तो दोनों को एक साथ कितने तरीकों से सोल्व किया जाएगा, 10 × 5 जो भी है 50, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये गणना का आधारभूत सिद्धांत है। और देखिए जब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन थ्योरी हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार वो बता देता हूँ, यहाँ पर जब और था तो देखिए प्लस से हमें फाइनल रिजल्ट मिला, जब यहाँ पर एंड है तो इनटू से हमें फाइनल रिजल्ट मिला है। तो देखिए यहाँ पर जब या आ जाता है और तो हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, और जब एंड आ जाता है तो इनटू कर देते हैं। तो चलिए इसे तो हम मिटा देते हैं। तो देखिए अभी हमने गणना के आधारभूत सिद्धांत में हमने क्या देखा, जब या वाली स्थिति आ जाती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्लस, और जब एंड वाली स्थिति आ जाती है तो वहां हम क्या यूज करते हैं, इनटू। अब देखिए यहां पर मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब यूनियन आता है तो वहां भी हम प्लस लेते हैं। तो देखिए ये जो और वाली स्थिति है, इस और वाली स्थिति में हम यूनियन क्यों लेते हैं और एंड वाली स्थिति में इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, ये भी समझने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर हम सेट थ्योरी पे चलेंगे, समुच्चय सिद्धांत पर हम चलेंगे। जैसे सपोज कीजिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम ए यूनियन बी हम निकालेंगे। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या होता है, देखिए ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनका यूनियन बन जाएगा, ये लीजिए। और ए इंटरसेक्शन बी में देखिए केवल कॉमन एलिमेंट, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स हमें मिले जो इसमें है या इसमें है, एलिमेंट या तो ए में है या बी में है। जो ए में है या बी में है वो किस में चले जाते हैं, यूनियन में चले जाते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं तो वो हो जाता है देखिए कॉमन पार्ट। जहां पर देखिए ये एंड आता है और, तो वो कॉमन पार्ट को शो करता है। ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी है तो वो इंटरसेक्शन में चले जाते हैं। ऐसे एलिमेंट जो ए में हैं या बी में हैं तो वो किस में चले जाते हैं, यूनियन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनियन की, और वैसे भी अगर हम इसकी एल्जेब्रिक डेफिनेशन की हम बात करें तो देखिए ए यूनियन बी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है,
अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम देखें, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए से एलिमेंट, ये लीजिए, यही तो इसकी डेफिनेशन होती है, ए यूनियन बी की डेफिनेशन। तो यहां पर देखिए और आता है। और अब हम बात करें इंटरसेक्शन की, जो एल्जेब्रिक डेफिनेशन होती है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में हैं और बी में भी हैं। तो यहां पर देखिए जहां ये आएगा या, तो वहां पर देखिए यूनियन लिया जाता है, और जहां पर एंड वाली बात होती है तो वहां इंटरसेक्शन होता है। इसलिए यहां पर देखिए एंड में हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। और एंड वाली स्थिति में मल्टीप्लाई क्यों आता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों आता है, अभी मैंने आपको गणना का आधारभूत सिद्धांत बताया था। तो देखिए बहुत बेसिक सी बातें हैं। चलिए इस सभी को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इन सब बातों को अभी फिलहाल आप भूल जाएं। अब सीधा आप यहाँ पर ध्यान दें। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। तो जब भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी वाली बात आती है, तो देखिए आप ए यूनियन बी लिखें, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी लिखें, या फिर हिंदी में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी लिखें, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सब सिमिलर सिंबल हैं, इन सबका एक ही मीनिंग होता है। और आगे हम बढ़ें तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। और ये सिंबल देखिए समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन में देखिए इसकी वैल्यू निकालना हो या इसकी, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। चलिए अगला नोटेशन हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं देखिए इंटरसेक्शन की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालो, या फिर इसको हम ए से भी शो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ए और बी, और प्रोबेबिलिटी देखिए ए इंटू बी। देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सब सिमिलर नोटेशन है, सभी का समान अर्थ है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लिखें या ऐसे लिखें, या फिर ऐसे लिखें या वैसे लिखें, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ये सब सेम है, सभी का सेम मीनिंग है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम एक और सिंबल यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, वो होता है देखिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। ये क्या होता है, क्या हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ए को बी से डिवाइड नहीं किया जाता, डिवाइड तो आपस में दो नंबर होते हैं, है ना, नॉन जीरो नंबर। यहाँ तो देखिए ए बाई बी, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। ये बी अपॉन में हमने लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी तो एक ही होती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक ही प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, ए की। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक ही प्रोबेबिलिटी है और ये भी एक ही प्रोबेबिलिटी, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, हमें डिफरेंस को समझना है। देखिए ये और ये दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखिए जब हम इस तरह का सिंबल हम लेते हैं, तो यहाँ पर जब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो बी हमें डिस्टर्ब करती है। यानी प्रोबेबिलिटी, ये जो ए की प्रोबेबिलिटी निकालते समय ये जो बी की जो भी इवेंट होगी, इवेंट बी क्या करेगी, यहाँ पर इफेक्ट डालेगी, यानी इस घटना बी का प्रभाव घटना ए पे पड़ेगा। तो जब भी प्रोबेबिलिटी ए बाई बी हम लिखते हैं तो वो घटना ए की प्रोबेबिलिटी ही होती है, लेकिन घटना ए की प्रोबेबिलिटी निकालते समय हमें बी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर घटना ए पर घटना बी प्रभाव डालेगी, इफेक्ट डालेगी। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट इवेंट्स, आश्रित घटनाओं की बात करते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी हम कह सकते हैं ए किस पे डिपेंड है, बी पर। यहाँ ए बी पर डिपेंड है तो हम उसे ए से लिखते हैं, और हम घटना ए की प्रायिकता हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है घटना ए की प्रायिकता, और यहाँ पर ए किस पे डिपेंड है, बी पे डिपेंड है। और जब ए बी पे डिपेंड है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालते समय आप बी का ध्यान रखें, है ना। बी की वजह से ऐसा ना हो, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो देखिए ए की प्रोबेबिलिटी निकालते समय देखिए गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसी होती है, ये है तो प्रोबेबिलिटी ए, लेकिन यहाँ पर ए किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जब आप ए की प्रोबेबिलिटी निकालो तो बी को भी ध्यान में रखो, है ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं घटना ए की प्रायिकता,
जबकि बी घटित हो चुकी है। तो देखिए यहां पर घटना बी तो घटित हो गई, और देखिए कोई घटना घटित हो जाती है तो वह घटना आने वाली घटना पर प्रभाव डाल सकती है। एक घटना हमारी लाइफ में घटित हो गई तो हम उससे कुछ सीखते हैं और आगे भी देखिए ध्यान रखते हैं। दूध से जला व्यक्ति छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि एक बार वह दूध से जल चुका है, तो बाद में वह भले ही ठंडा ड्रिंक पिएगा लेकिन उसे भी फूंक फूंक के पिएगा। छाछ को भी कहते हैं, कहावतें हैं, है ना। तो एक घटना जब घट जाती है तो वो दूसरी घटना पे प्रभाव डाल सकती है। अगर दूसरी घटना पे प्रभाव डालेगी तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगी, आश्रित घटनाएं हो जाएगी। और एक घटना दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ पर देखिए घटना एक ही प्रायिकता हम निकाल, इसका मतलब घटना एक ही प्रायिकता ही है, प्रोबेबिलिटी ए है, लेकिन यहां पर बी घटित हो चुकी है। अब यहां पर देखिए बी घटना पहले घटित हो चुकी है, उसके बाद हम घटना एक ही प्रायिकता निकाल रहे हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी ए बाई बी से डिनोट करते हैं। अब यहां पर बी अगर ए पे इफेक्ट डालेगी, अगर यहाँ ए पर घटना बी का प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो यहाँ पर बी यदि ए पे प्रभाव डालेगी तो सह प्रतिबंध प्रायिकता का हम यूज करते हैं, और सह प्रतिबंध प्रायिकता हम ए से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। और देखिए ये कहलाता है प्रायिकता का गुणन सिद्धांत, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर ये जो नियम है देखिए ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरी है, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को ही देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इसका मतलब समझना है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब है एक ही प्रोबेबिलिटी, ये वास्तव में एक ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन घटना बी घटित हो चुकी है, और घटना बी घटित हो चुकी है उसके बाद हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर बी ए पे इफेक्ट डालेगी, यदि बी ए को प्रभावित करेगी, तो फिर यहाँ पर देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यूज करते हैं, और यदि बी ए पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी तो फिर यहाँ पर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और जब इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते समय हम बी का क्यों ध्यान रखेंगे, हम बी को ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ए। देखिए यहां पर बी पे डिपेंड है, जब ए बी पे डिपेंड होती है तो हम उसे इस तरह से डिनोट करते हैं, और जब ए और बी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है यानी इनडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ए में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहां पर ए किस पे डिपेंड है, बी पे, क्योंकि बी घटित हो चुकी है। जो घटना घट जाती है तो वह बाद वाली घटना पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए यहां पर ये छोटी सी बात ध्यान रखना। और चलिए ये बात भी मैं लिखा देता हूं, जहां ए बी पर क्या है, आश्रित है, डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, बी पे। तो यहां पर देखिए ए बी पर आश्रित होती है तो ए की प्रायिकता को इस तरह से व्यक्त किया जाता है। और ये बात आप लिख लीजिए, जब ए तथा बी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना है, इसे आप फॉर्मूला ना समझें। यानी ये मैंने आपको क्या बताया था, ये भी एक ही प्रोबेबिलिटी है, यहाँ ए बी पे डिपेंड है तो एक ही प्रोबेबिलिटी निकालते समय हम बी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, और उसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हम ए बाई बी लिखते हैं, और यदि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो फिर यहाँ पर ये और वो, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी को हम प्रोबेबिलिटी ए हम लिख सकते हैं। चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की।
तो देखिए प्रोबेबिलिटी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, उसे हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए हम प्रायिकता की गणितीय परिभाषा की हम बात करेंगे। लिखिए आप मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए जब हम क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो वहां पर देखिए सबसे पहले हम मैथमेटिकल डेफिनेशन ही हम देखते हैं। और देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको पता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो तो जो फेवरेबल केसेस है वो ऊपर लेते हैं, टोटल केसेस हम अपॉन में लेते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती है, देखिए फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो यही होती है। लेकिन वो जितने भी देखिए जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, जितने भी केस होते हैं, वो इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए, सम प्राइक होने चाहिए, तभी जाकर हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही बात हम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, लिखें आप। यदि किसी प्रयोग के सभी परिणाम, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके सभी परिणाम रिजल्ट्स परस्पर क्या हो, देखिए एक तो अपवर्जी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी, एक्सक्लूसिव। प्राइक। और देखिए इक्वी लाइकली प्रोबेबल, है ना, इक्वी प्रोबेबल भी होने चाहिए, परस्पर अपवर्जी तथा समप्रायिक। और देखिए इक्वी प्रोबेबल को हम इक्वी लाइकली भी हम कह सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी रिजल्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही हम यहाँ पर जो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए हम निकालेंगे यहाँ पर, एक एक्सपेरिमेंट है और उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, आउटकम्स भी हम कह सकते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं वो सब क्या हो, देखिए अपवर्जी हो और समप्रायिक हो। समप्रायिक का मतलब समान प्रायिकता के होने चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी ए कैसे निकालेंगे, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर ऊपर हम क्या लेते हैं, देखिए फेवरेबल केसेस हम लेते हैं, और यहां क्या लेते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो देखिए ये जो रिजल्ट है, देखिए ये छोटी क्लासेज में हम देख लेते हैं, देखिए और काफ़ी पहले से देखिए हम इसका यूज कर रहे हैं, और क्लासिकल अप्रोच में देखिए हम इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेवरेबल केसेस का मतलब क्या होता है, उस घटना के पक्ष में जो अनुकूल स्थितियां हैं, जो फेवरेबल केसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसका मतलब है देखिए घटना ए की अनुकूल स्थितियां,
और यहाँ पर प्रयोग की जितनी भी स्थितियां हैं वो अपॉन में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो वहां पर देखिए जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, वो इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो तब जाकर हम यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसमें देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम कोई प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है ये तो आपको पता है। देखिए प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम देखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार कितना होता है, देखिए 1 के बराबर होता है। और ये एक दूसरे के देखिए कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब है ए के घटित होने की प्रायिकता, तो ये है देखिए ए के घटित न होने की प्रायिकता। ये अगर सत्य बोलने की घटना है तो ये क्या हो जाएगी, असत्य बोलने की घटना हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं, और देखिए नेक्स्ट क्लास में हम प्रायिकता के योग सिद्धांत और प्रायिकता के गुणन सिद्धांत पर हम फोकस करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।